नमस्कार, मेरा नाम है मनोज तिवारी और आप देख रहे हैं सत्यार्थ न्यूज। भारतीय राजनीति में खासकर महाराष्ट्र प्रदेश में उठापटक मची हुई है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और पूरी बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे कि जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है क्या वह सही है या फिर गलत है। भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अगर पहले हुई घटनाओं का सपोर्ट किया होगा तो फिर इस बार विरोध करने का कोई नैतिक रूप से अधिकार नहीं बनता। हाँ, जिन पार्टियों ने पहले भी विरोध किया होगा ऐसी घटनाओं का तो विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप भारतीय राजनीति के पिछले 2-3-4 दशकों तक चले जाइए, लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसी घटनाओं का या फिर तोड़फोड़ की राजनीति का पूरा पक्ष लेती नजर आएंगी या फिर दबे मन से ही सपोर्ट करती नजर आएंगी। महाराष्ट्र में रविवार को एक राजनीतिक भूकंप आया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर दी। 8 विधायकों के साथ अजीत पवार को मिलाकर कुल 9 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अजीत ने एनसीपी पर भी दावा करके चाचा को वही घुट्टी पिलाई जो 83 वर्षीय शरद पवार ने अपने पॉलिटिकल करियर में कई बार कर चुके हैं। साल 1977 की बात है। आपातकाल के बाद कांग्रेस 2 गुटों, इंदिरा की कांग्रेस आई और रेड्डी की कांग्रेस यू में बंट गई। शरद पवार कांग्रेस यू में शामिल हो गए। उसके अगले साल 1978 में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए तो दोनों कांग्रेस अलग अलग लड़ी। जनता पार्टी कुल 288 में से 99 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत से पीछे रह गई। इंदिरा की कांग्रेस को 62 और रेड्डी कांग्रेस को 69 सीटें मिली। चुनाव के बाद दोनों कांग्रेस ने साथ मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल बने और नासिक राव त्रिपुरे डिप्टी सीएम बने। सरकार बनने के साथ ही कई नेताओं में असहमति भी बढ़ने लगी। जुलाई 1978 में महाराष्ट्र के सीएम वसंत दादा पाटिल ने शरद पवार को घर पर खाने के लिए बुलाया। दरअसल सीएम अपने युवा उद्योग मंत्री के साथ कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे। उन्होंने सीएम के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की और खाना खाया। जब घर से चलने लगे तो एक बात कही। शरद पवार ने सीएम पाटिल के सामने हाथ जोड़कर कहा, दादा अब मैं चलता हूं, कोई भूल चूक हो तो माफ करना। तब सीएम वसंत दादा कुछ समझे नहीं, लेकिन शाम होते होते राज्य सरकार में बगावत की बात सामने आने लगी। सरकार बने हुए 4.5 महीने ही हुए थे कि शरद पवार ने 40 विधायकों के साथ बगावत कर दी। इससे गठबंधन सरकार गिर गई। शरद पवार की महत्वाकांक्षा सीएम बनने की थी। उन्होंने अपनी सोशलिस्ट कांग्रेस की ओर से जनता दल के साथ सरकार बनाने की पहल की। 18 जुलाई 1978 में शरद पवार 38 साल की उम्र में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी यानी प्रलोद की सरकार बनने के साथ महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। तब तमाम राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक विश्लेषक शरद पवार को महान राजनेता की उपाधि देने लगे। हालांकि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। जनता पार्टी में फूट पड़ गई। इंदिरा गांधी की सिफारिश पर 1.5 साल बाद ही महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। पवार की पहली सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। ऐसे में अगर अजीत पवार ने अपने चाचा की राजनीति को अब रिपीट कर दिया तो यह कैसे गलत हुआ। 1980 में महाराष्ट्र सरकार के बर्खास्त होने के बाद शरद पवार लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहे। हालांकि इस दौरान महाराष्ट्र समेत देश में कई राजनीतिक बदलाव हुए और 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। साल 1984 में राजीव गांधी पीएम बने और कांग्रेस की कमान संभाली। यह वह दौर था जब कांग्रेस में युवा पीढ़ी को बढ़ावा दिया जा रहा था। पवार ने अपनी राजनीतिक आत्मकथा में लिखा है, राजीव गांधी ने कांग्रेस में वापस आने और साथ काम करने की इच्छा जताई थी। हालांकि महाराष्ट्र और कांग्रेस के कुछ नेता पवार की वापसी के खिलाफ थे। इसी दौरान राजीव गांधी की आंधी के सामने पवार 1984 में पहली बार बारामती से लोकसभा सांसद बने। साल 1986 में राजीव गांधी के कहने पर वह कांग्रेस में लौट आए और महाराष्ट्र में फिर से सक्रिय हो गए। यह वह दौर था जब महाराष्ट्र में शिवसेना का प्रभाव बढ़ रहा था। ऐसे में कांग्रेस को राज्य में शरद के रूप में एक युवा नेतृत्व की जरूरत भी थी। 1988 में राजीव गांधी ने शंकरराव चौहान को अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया और शरद पवार दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। साल 1995 आते आते गठबंधनों का दौर शुरू होता है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन मिलकर सरकार बनाते हैं। ऐसे में पवार एक बार फिर से केंद्र की राजनीति में सक्रिय होते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं। अप्रैल 1996 में देश में लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार बनाने लायक उसके पास संख्या नहीं थी। इस लोकसभा चुनाव में ज़्यादातर सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के पास चली गईं। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 129 सीटों पर क्षेत्रीय दलों का कब्जा हो गया। यहीं से क्षेत्रीय दलों के दबदबे की राजनीति शुरू हुई।
पवार कांग्रेस की ओर से लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। कहा गया कि गठबंधन के इस दौर में पवार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की दौड़ में करीब पहुंचे थे। कांग्रेस बहुमत में नहीं थी, लेकिन उसके समर्थन से सरकारें बन रही थी। हालांकि सोनिया गांधी के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। इसकी वजह उस वक्त के कई सीनियर कांग्रेस नेता थे। इसी बीच सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति में आने का फैसला किया और फिर कांग्रेस के अंदर का गणित भी बदल गया। कांग्रेस के अंदर मौजूद एक बड़े वर्ग की राय थी कि सोनिया को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ऐसे में पवार को लगा कि अब उनका पीएम बनने का सपना ही रह जाएगा। 1999 में शरद पवार ने सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया और पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी बनाई। कांग्रेस में पवार की यह दूसरी बगावत थी। 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को उन्हीं की पॉलिटिकल भाषा में जवाब दिया है। अब देखना यह है कि क्या इस बगावत से अजीत पवार को पॉलिटिकल कैरियर भी मजबूत होगा या नहीं होगा। पिछले साल 10-11 सितंबर को दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। शरद पवार को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। 11 सितंबर को बैठक के बीच शरद पवार के सामने ही अजीत पवार उठकर चले गए थे। उनकी नाराजगी सबके सामने आ गई। इस साल 21 अप्रैल को मुंबई में एनसीपी की एक बड़ी बैठक में अजीत पवार शामिल नहीं हुए। जब खबरें चलने लगी कि अजीत पवार पार्टी के सीनियर नेताओं से नाराज चल रहे हैं, तो अजीत ने सफाई दी थी कि उनका पहले ही दूसरे कार्यक्रम में जाने का प्लान था। अप्रैल महीने में ही अजीत पवार ने एक मराठी अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पीएम मोदी के करिश्मे के कारण ही बीजेपी 2014 और 2019 में सत्ता में आई थी। पीएम ने देश का भरोसा जीता है। अपने भाषणों के जरिए उन्होंने लोगों को प्रभावित किया है। 10 जून 2023 की दोपहर शरद पवार ने पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर चौंकाने वाला ऐलान किया। उन्होंने अपनी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। ये फैसला अजीत की बगावत का आखिरी कील साबित हुआ। इसके बाद से ही अजीत का बगावत करना लगभग तय माना जा रहा था। महाराष्ट्र में अभी कुछ लोगों में उद्धव ठाकरे को लेकर सहानुभूति है, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। उद्धव कमजोर हो गए हैं। कुछ लोग पवार की सेकुलर इमेज की वजह से उनके साथ जरूर हैं, पर वे 80 की उम्र पार कर चुके शरद पवार के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह देखने वाली बात होगी। अभी जिन 40 की संख्या के आसपास नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, उनका भी मजबूत सियासी वजूद है। दूसरी तरफ प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो वोटों का ध्रुवीकरण करेंगी। उस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भी रहेगा। कुल मिलाकर इसमें बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा मिलता दिख रहा है। जब हमारे देश के वोटरों ने उसी काम के लिए शरद पवार को वोट दिया था, तो फिर अजीत पवार को क्यों नहीं देंगे। वहीं राजनीति अब महाराष्ट्र से हटकर दूसरे प्रदेशों में भी पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के विधायक टूट जाएंगे। ऐसा कहने वाले बहुत सारे नेता हैं, जैसे सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर या एनडीए के हिस्सा अठावले जी। इसी प्रकार बिहार में नीतीश की जदयू और तेजस्वी यादव के राजद में भी तोड़फोड़ हो सकता है। कुल मिलाकर भारतीय राजनीति में आपका कोई भी कदम गलत नहीं है, बशर्ते वह आपको और आपकी पार्टी को आगे ले जाए। ऐसी परंपरा बहुत पहले से बन चुकी है और लोगों ने उसका सपोर्ट भी किया है। आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो समझ गए होंगे कि हमारी भारतीय राजनीति किस तरफ जा रही है और लोगों को क्या पसंद है, वोटरों को क्या पसंद है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।